तो अब बात स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के अंदर स्पेशल जो क्रांति का एक दौर स्टार्ट होता है, जो एक हमारे देश के अंदर भी लैंडमार्क कहा जाता है, ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर भी एक लैंडमार्क की तरीके से हम लोग देखते हैं 1857 रिवॉल्ट, या फिर हम हिंदी में बात करते हैं उत्तराखंड में 1857 की क्रांति। अब जब हम ये दौर पढ़ें तो जैसे हम लोग करते ही हैं, हर चीज़ के छोटे छोटे से पैकेट्स बना लेते हैं। तो जब हम इसके पैकेट पर बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि कारण क्या थे जो उत्तराखंड के अंदर ये हमको चिंगारियां नज़र आई, प्लस उसके बाद एक पोर्शन हम लोग देखेंगे विस्तार कि हमारे उत्तराखंड के अंदर कहाँ कहाँ पर ये 1857 के रिवॉल्ट को देखा गया, विस्तार देखेंगे। एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे इसके रिजल्ट या फिर परिणाम। 3 पार्ट में हम लोग इसको टॉपिक को डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, कारण बताने की ज़रूरत नहीं है शायद आप लोगों को कि मई 1857 में एक क्रांति की मशाल जगी थी मेरठ छावनी से। वैसे ये मेरठ छावनी से भी पहले हम लोग बात मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बंगाल के अंदर हम लोग एक छावनी से बात स्टार्ट करते हैं, बैरक छावनी से, बैरनपुर से। वहाँ पर ये एक हुआ था कि भाई जो सैनिक है जेल के अंदर हैं, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम लोग आपकी ये एनफील्ड राइफल का यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर वहाँ पर कैदियों को मार दिया गया था। और फिर एक मंगल पांडे वाला भी आपको केस पता होगा कि वहाँ पर फिर दोबारा से एक ऐसी चिंगारी हुई। और फिर मेरठ के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जो सैनिक थे उन्होंने कारतूस वो चलाने से मना कर दिया था, क्योंकि मुंह से चबा करके उसको छीलना पड़ता था। और ऐसी बोला जा रहा था कि ये जो कारतूस है वो गाय और सूअर के मांस की चर्बी के बने हुए हैं। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं को आहत करती थी वो, जिसकी वजह से मेरठ के अंदर जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। वहाँ के जो सार्जेंट थे उस सार्जेंट को मारा मेरठ के अंदर, और अपने जो साथी लोग थे अपने साथियों को उन्होंने छुड़ाया और चल पड़ते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली के अंदर जा कर के उनको एक सपोर्ट मिलता है कि भाई साहब आप हमारे बादशाह हो। तो वहाँ से फिर वो विद्रोह उत्तर भारत की पूरी बेल्ट के अंदर फैलता है, जहाँ से इस मेरठ के चिंगारी हम लोग बरेली, अवध, लखनऊ, कानपुर, झांसी जैसी इंपॉर्टेंट जगह पर हम लोग देखते हैं। तो अगर हम अपने उत्तराखंड के अंदर देखें एक ज्योग्राफिकल बेस, तो हमारे उत्तराखंड की लोकेशन कुछ ये है। और उत्तराखंड की लोकेशन से लगते हुए जो उस टाइम के रीजन हैं वो हम बरेली यहाँ हम लोग बोल रहे हैं, तो ये रुहेलखंड का पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे उत्तराखंड के साथ रुहेलखंड और अवध की बाउंड्री शेयर होती थी। तो अवध और रुहेलखंड से ही सबसे ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पर इन्फ्लुएंस या फिर प्रभाव होता हुआ नजर आएगा। तो हम जब उत्तराखंड के अंदर स्पेशल क्रांति बात करते हैं तो उस क्रांति में जब हम उसके विस्तार को देखते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि भाई हमारे उत्तराखंड के अंदर, जिसको हम कुमाऊं और गढ़वाल के अंदर डिवाइड करते हैं, इन दोनों के दोनों रीजन में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिला, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट देखने को मिला, वो हमारे यहाँ कुमाऊं में देखने को मिला। कुमाऊं में प्रभाव देखने का एक बड़ा जो कारण था, जिसमें एक अवध के साथ प्लस
दूसरा बरेली के साथ सीमाओं का साझा होना था, जिससे यहाँ से पुराने टाइम के भी कनेक्शन बने हुए थे। और गढ़वाल में इनकी सीमाओं का विस्तार इतना नहीं था, क्योंकि जो साउथ वाला पोर्शन था उसमें जो ब्रिटिशर्स थे उनकी अपने अलग अलग रेजिडेंसियां भी थी। अगर हम और अपने दक्षिण पश्चिम की तरफ देखें या फिर साउथ वेस्ट की तरफ देखें तो देहरादून और चंडी वाला एक रीजन भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसका इम्पैक्ट था वो नाम मात्र देखने को मिलता है। अब इम्पैक्ट कैसे पड़ा, इसका विस्तार प्रभाव कैसे पड़ा, तो उस पर अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक छोटा सा पोर्शन पहले अगर हम गढ़वाल के बारे में बात करें तो गढ़वाल वाले रीजन में प्रभाव ना होने का एक बड़ा कारण ये था कि इस गढ़वाल के उस टाइम जो, अगर हम कमिश्नर के बारे में बात करें, जिसको हम सहायक कमिश्नर या फिर डेप्यूटी कमिश्नर के नाम से बात करते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर बेटन साहब थे उस टाइम के, ये कमिश्नर थे। और ये बड़े सूझबूझ के साथ इन्होंने काम किया। जब 1857 की क्रांति की चिंगारियां फैल ही रही थी तो सबसे पहले इन्होंने अपनी जो सीमाएं थी, जो इनकी बाउंड्रीज थी, उन बाउंड्रीज को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था, बिल्कुल सील बंद कर दिया था कि बाहर से कोई नहीं आएगा, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल सील बंद, जिसकी वजह से यहाँ इतना ज़्यादा प्रभाव इसका देखने को नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पर बाउंड्री के साथ कुछ ऐसा नहीं था। कारण एक ये भी था, क्योंकि जब हम कुमाऊं के बारे में बात करते हैं तो मिस्टर रेमजे साहब इसके डेप्यूटी इसके स्पेशल कमिश्नर थे। और जब ये विद्रोह हो रहा था तो उस टाइम रेमजे साहब गढ़वाल के अंदर थे, गढ़वाल में अपनी छुट्टियां मना रहे थे। और गढ़वाल के अंदर छुट्टियां मना रहे थे, इसका मतलब क्या है कि 1857 में मई के टाइम में गर्मियां बहुत होती है, और गर्मियों के टाइम में अंग्रेज़ों को गर्मियां बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो ठंडे इलाकों की तरफ जाते हैं। तो गढ़वाल के ऊपर जो ग्रेटर हिमालय वाली बेल्ट है वहाँ पर ये गए हुए थे। ये बात खबर पहुँचती है तो फिर ये वहाँ से पहुँचते हैं पहले अल्मोड़ा, और फिर अल्मोड़ा से पहुंचते हैं नैनीताल, चूँकि इन्होंने अपनी कैपिटल या कामकाज करने का एक जो तंत्र था वो नैनीताल के अंदर ही स्टैब्लिश किया था। अब ये यहाँ से यहाँ क्यों आए, उसका कारण ये था क्योंकि अवध और बरेली की तरफ से बार बार उत्तराखंड के अंदर के लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा था, या तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। कई बारी तो अटैक हुए, कई बारी कूटनीति का सहारा लिया गया। तो इसी में हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो अवध है, अवध की तरफ से किस तरीके के प्रयोग किए गए थे और बरेली की तरफ से किस तरीके के प्रयोग किए गए थे, एक एक पर बात करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं अवध, तो अवध की तरफ से एक अवध वाला पोर्शन थोड़ा रुक करके करेंगे, थोड़ा बड़ा है। पहले बरेली वाला बात करते हैं। बरेली कहें या फिर हम कहें रुहेलखंड के जो नवाब थे, जिनका नाम था खान बहादुर खां, नवाब थे खान बहादुर खां या फिर खान, ये यहाँ के नवाब थे। अब बरेली के जो नवाब थे, अब बरेली के नवाब की जो नवाबी थी वो ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में कर ली थी, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ जो लेफ्ट्स था, राज्य हड़प नीति जो थी लॉर्ड डलहौजी की, उसका कहीं ना कहीं एक परिणाम हमको देखने को मिलता है, जिससे यहाँ के जो राजा रजवाड़े थे वो परेशान, क्योंकि उनके जो दादा परदादाओं के पुराने टाइम का जो सिस्टम चला रहा था उसको आप अपनी नीति के माध्यम से एकदम से अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपको परेशानी आएगी। तो जो खान बहादुर खान थे, इन्होंने सोचा यार रीजन तो हमारे यहाँ से चला गया, लेकिन हाँ हम इनके रीजन पर कब्जा कर सकते हैं। इनके रीजन कहने का मतलब जो अंग्रेजों के बड़े बड़े रीजन थे, अब उन पर कब्जा करने का मतलब क्या हुआ। दरअसल बात ये थी, खान बहादुर खान के जो यहाँ सेनापति थे,
खान बहादुर खां के जो सेनापति थे इनका नाम था काले खां। ये थे, इनका नाम था काले खां। और ये चाहते थे कि ये कंट्रोल पूरा का पूरा किस पर, इस बरेली के ऊपर कंट्रोल कर लें। अब बरेली पर इन्होंने अटैक किया, तो बरेली पर अटैक किया तो यहाँ बरेली में रहने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो यहाँ पर इनके ऑफिसर्स थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो भाई अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ के कलेक्टर थे, सॉरी कमिश्नर थे, कलेक्टर नहीं कमिश्नर थे, जो यहाँ के कमिश्नर थे जिनका नाम था मिस्टर अलेक्जेंडर साहब। और बरेली के अंदर और जो बाकी यूरोपियन जिनके फैमिली वगैरह भी रहा करती थी, मतलब एक तरीके से जो पूरी की पूरी फैमिलीज आई हुई थी, किस चीज़ के लिए, यहाँ पर घूमने के लिए, इंडिया के अंदर घूमने के लिए आए थे एज ए टूरिस्ट बन करके। अब जब इनके सेनापति ने इस पर अटैक किया तो ये सारे के सारे लोग परेशान, और फिर ये सब के सब लोग बरेली से शिफ्ट होकर के पहुंचे हल्द्वानी। ये पहुंचे हल्द्वानी कि भाई साहब यहाँ पर जान बचाते हैं। लेकिन ये जो काले खां थे, खान बहादुर खां के सेनापति, इन्होंने यहाँ भी इनका पीछा नहीं छोड़ा और यहाँ जा करके इन्होंने अटैक कर दिया इस हल्द्वानी पर। मतलब देखो अभी तक जो सिस्टम था, वो सिनेरियो चल रहा था सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की बेल्ट, सॉरी यूपी की बेल्ट के अंदर। अब ये लोग यहाँ से जान बचा करके यहाँ आए तो काले खान ने अपने सैनिकों को हल्द्वानी में भी भेज दिया। और मुद्दा ये हुआ कि जो हल्द्वानी था, ये हल्द्वानी भी इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। कब? 17 सितंबर 1857 को जो हल्द्वानी था वो इनके कब्जे में आ गया था, कंट्रोल कर लिया था नवाब की सेना ने। फिर उससे अगले ही दिन 18 सितंबर 1857 को दो अंग्रेज ऑफिसर थे जिन्होंने यहाँ पर अपनी फौज दौड़ाई और फौज दौड़ा करके इस कब्जे को वापस किया। तो उन दोनों लोगों का नाम भी इम्पोर्टेंट, अच्छा ये जो डेट है, ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे हम अपने नेशनल लेवल पर उत्तराखंड 1857 की क्रांति में 4 मई, 3 मई, 13 मई, 10 मई वो डेट्स पढ़ते हैं। वैसे 10 मई वाला जो मैं बता रहा हूँ वो 10 मई हम बोलते हैं कि 1857 की जो चिंगारी थी मेरठ से, वो 10 मई को वहाँ से स्टार्ट होता है। बाकी जो मैंने डेट बताई वो हर मतलब सिचुएशंस बेस है अलग अलग, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर अगर हम बड़ी चिंगारी के बारे में बात करें तो ये 17 सितंबर 1857 और 18 सितंबर 1857 की बात है। तो इसमें वो अंग्रेज ऑफिसर जिन्होंने इस कब्जे को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिनमें एक थे मैक्सवेल, मैक्सवेल और दूसरे थे चैपमैन और मैक्सवेल। ये दो ब्रिटिशर थे जिन्होंने इस हल्द्वानी के ऊपर दोबारा से अपना कंट्रोल कर लिया था। फिर बाकी बात और है कि फिर 500 लोगों की फौज की टुकड़ी फिर आती है, फिर उन्होंने कब्जा कर लिया और फिर अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। ये अब सिलसिला चलता रहता है। सिलसिला तब रुकता है जब यहाँ पर जो हेनरी रैमजे थे, वो हेनरी रैमजे यहाँ पर स्थिति को संभाल लेते हैं। और वो स्थिति कैसे संभलेगी हम उसके रिजल्ट के अंदर या फिर परिणाम के अंदर अभी देखेंगे। तो आपको अभी एक सिनेरियो ये समझ में आया होगा। इस सिनेरियो से ये तो क्लियर हो गया कि हाँ उत्तराखंड के अंदर भी ये चिंगारी जो थी बाहर की वो फैल चुकी थी। इसके साथ साथ पैरेलल एक और घटना घट रही थी। वो घटना क्या थी? अवध की तरफ से। ये तो बरेली की तरफ से था,
अभी हम लोग विस्तार पर बात करें तो विस्तार यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैसे इन्होंने एक्सपेंड किया। अब अवध की तरफ से बात करते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर नीचे एक हेडिंग डाल करके लिख देता हूँ, अवध। ठीक है, तो अब अवध की तरफ से क्या पहल की गई, तो देखो जो अवध के नवाब थे, अवध के जो नवाब थे इनका नाम था अली साहब। एग्जैक्ट इनका पूरा नाम हुआ करता था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, ये अवध के नवाब थे। अब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक लेटर भिजवाया, एक पत्र लिखवाया, और वो पत्र किसके नाम लिखवाया, वो पत्र लिखवाया जिसको हम अभी तक शब्द पढ़ते आए हैं, काली कुमाऊं। एक वर्ड पढ़ते आए हैं हम, काली कुमाऊं, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, चंपावत बोलते हैं। और इस चंपावत या काली कुमाऊं वाले रीजन में एक ताल्लुक था जिसको हम बोलते हैं बिसुंग। एक ताल्लुक है जिसको हम बोलते हैं बिसुंग। ये बिसुंग लोहा घाट के पास है। ठीक है, और इस रीजन का जो मुखिया था या ताल्लुकदार था उसका नाम था कालू मेहरा। अब ये मेहरा शब्द से आप अच्छे से वाकिफ हो चुके होंगे, आप काली कुमाऊं वर्ड पढ़ रहे हैं, मतलब चंद्र डायनेस्टी के बारे में हम लोग बात देख के आ चुके हैं कि यहाँ पर मेहरा और फर्तयाल नाम करके दो दल हुआ करते थे। उन्हीं में ही वही चंद्र डायनेस्टी के अंदर बड़े सुप्रीम डिसीजन मेकर्स की कैटेगरी में होते थे। जिस दल का ज़्यादा प्रभाव होता था उस दल के लोगों की ही बात राजा मानता था। तो उसमें ये मेहरा वही कैटेगरी के लोग चले आ रहे हैं। तो कालू मेहरा यहाँ के एक तरीके से प्रधान थे या फिर इस रीजन के सबसे बड़े डिसीजन मेकर थे। तो इनके पास एक लेटर आता है, कहाँ से, नवाब वाजिद अली शाह के पास से। और ये जो लेटर आया था, इस लेटर में कुछ बातें लिखी गई। क्या बातें लिखी गई, पहली चीज कि भाई साहब अभी ये जो विद्रोह यहाँ पर चल रहा है, इस विद्रोह में आप हमारा साथ दीजिए। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। चलो, उसी लेटर के अंदर ये बात भी लिखी कि आप हमारा साथ क्यों दोगे भाई, जब हम यहाँ पर इन अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे, ये अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर ये वाला जो रीजन बचेगा, तो इस रीजन में जितना भी पहाड़ी रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है, और फिर इसका जितना भी मैदानी क्षेत्र है, मतलब तराई और भाबर बेल्ट की बात चल रही है यहाँ, तो भाई साहब पहाड़ी बेल्ट पर तो आपका कंट्रोल रहेगा। आपका कहने का मतलब यहाँ कालू मेहरा की बात की जा रही है। और जो मैदानी रीजन है उस मैदानी पर हमारा कंट्रोल रहेगा। हम आपको ये वचन देते हैं, उसके एवज में आपको हमारा सपोर्ट देना पड़ेगा। प्लस आप कहोगे कि भाई साहब आपके पास तो पैसा है ही नहीं, तो भाई साहब इस विद्रोह में आप जो हमारा सपोर्ट करोगे, उस सपोर्ट में हम आपको जितना भी आप पैसा मांगोगे, जितना भी आपको पैसे की जरूरत होगी, वो पैसे की पूर्ति हम करेंगे आपके लिए। वो पैसा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जितना भी आपको जरूरत होगी। कौन बोल रहा है, वाजिद अली शाह। किसको, कालू मेहरा को। अब ये जो बातें थी, जितनी भी बातें थी, अब इन सब बातों का एक प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर, कालू मेहरा के। और इस प्रभाव से उत्तराखंड के अंदर एक क्रांतिकारी गतिविधि का जन्म होता है। इस पत्र का ये एक प्रभाव पड़ा कि जो कालू मेहरा थे, इन्होंने एक योजना, एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई, इन्होंने योजना, एक प्लान बनाया। और इन्होंने प्लान ये बनाया कि भाई साहब हम ना दो बनाएंगे दल,
हम दो संगठन बनाएंगे, दो ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। एक जो दल होगा वो दिखाएगा कि हम किसका समर्थन कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं अंग्रेजों का। और एक जो दूसरा दल है वो रियल वाला होगा, जो सपोर्ट करेगा, समर्थन देगा किसको, अवध को। ये होगा रियल, ये होगा दिखावे मात्र एक ऐसा दल। अब जो दिखावे मात्र है वो क्या काम करेगा भाई? भाई इसका काम होगा कि वो अंग्रेजों को कुछ कुछ जगह पर सपोर्ट देगा, कुछ कुछ जगह पर अंग्रेजों की सहायता करेगा। अब अंग्रेजों की सहायता कैसे करेगा भाई? तो भाई सपोर्ट वो करेगा दो तरीके से। एक तो बताएगा वो मुखबरी करके, मुखबरी कहने का मतलब इंफॉर्मेशन पास करके। एक तो वो देगा गुप्त संदेश, गुप्त संदेश दे करके। और ये गुप्त संदेश कैसे होंगे? ये वो होंगे जो इस दल को नुकसान पहुंचाएंगे, इस दल को नुकसान पहुंचाएंगे। अब ये नुकसान कैसा होगा? ये नुकसान होगा सिर्फ और सिर्फ आर्थिक नुकसान, जान माल का कोई नुकसान नहीं होगा, जान का कोई नुकसान नहीं होगा। अब आर्थिक नुकसान कैसा होगा? आर्थिक नुकसान ऐसा होगा क्योंकि ये जो सेकंड वाला जो हम बनाएंगे, इसका जो मुख्य काम होगा, कार्य होगा, क्योंकि आप सपोर्ट दे रहे हैं तो सपोर्ट देने में मुख्य कार्य में एक कार्य होगा जो अंग्रेजों का खजाना है, अंग्रेजों का खजाना है। उस अंग्रेजों के खजाने को हम लूटपाट करेंगे, उस पर अंग्रेजों के खजाने की लूटपाट की जाएगी। और ये जो लूटपाट का खजाना जिस जगह पर हम लोग रखेंगे उसमें पूरा नहीं रखेंगे, कुछ रखेंगे अपने लिए भी। उसकी ही इंफॉर्मेशन कौन देगा? ये आदमी, जो अंग्रेज का एक तरीके से विश्वास पात्र बनने का प्रयास करेगा और अंग्रेजों की एक्टिविटी को ये हम तक पहुंचाएगा। और दूसरे तरीके से ये सहायता करेगा अंग्रेजों की जो खाद्यान्न पदार्थ है, मतलब जो खाने पीने के सामान है उसमें सपोर्ट करेगा। चलो भाई, तो इस ग्रुप में हम कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे जो हमारे विश्वास पात्र हैं। अब वो कौन लोग होंगे भाई? तो उनमें कुछ लोग जैसे खुशहाल सिंह, नरसिंह और माधो सिंह फर्त्याल। माधो सिंह पत्रियाल और नरसिंह। एक खुशहाल भी थे, लेकिन इनका नाम इतिहासकार स्टार में लगा के रखते हैं। ठीक, अच्छा, ये लंढोरा वाले खुशहाल सिंह नहीं है। पहली चीज, ये दोनों नाम जो हैं ये काफी हैं इंपॉर्टेंट, जो अगेंस्ट में इन्होंने एक ग्रुप बनाया था। अब ये वाला भी एक ग्रुप है जो करेगा सीधा इनका समर्थन, और इस समर्थन करने वाले ग्रुप का जो सबसे बड़ा मेन जो लीडर है वो होंगे कौन? कालू मेहरा। आपके एग्जाम में पूछा जाता है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन किसने किया? तो समर्थन में आप लोग ये नाम लिख देते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध कौन थे? तो ये अंग्रेजों के विरुद्ध में ये नाम आप लिख देते हैं। इनमें एक दो नाम और है, कालू मेहरा, बिशन सिंह और आनंद सिंह। बिशन सिंह और आनंद सिंह पत्रियाल। ठीक है, तो ये एक योजना बनाई गई कि इस तरीके से हम ये एक योजना बनाएंगे। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और है कि जो इन्होंने एक नया जो ग्रुप बनाया है, जो सेकंड वाला जो ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप का एक नाम भी रखा था, एक नाम भी रखा जिसको क्रांति वीर के नाम से जाना गया था। क्रांतिवीर।
ये एक संगठन था, एक संस्था थी, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन था? ये एक संगठन था। क्रांतिवीर नाम का एक संगठन बनाया कि भाई हम इस क्रांतिवीर संगठन के झंडे के नीचे रह करके अंग्रेजों के साथ जो है इस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे कि उनको नुकसान पहुंचाया जाए, और सपोर्ट करेंगे किसका? अवध का। तो अब यह यहाँ से निकलते हैं समर्थन देने के लिए। तो फिर पता चलता है अंग्रेजों को कि कुछ इस तरीके की वो चल रहा है, और फिर इनको पकड़ा भी जाता है। कालू मेहरा को पकड़ लिया जाता है, बिशन सिंह और आनंद सिंह को तो फांसी पर ही चढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ से जो कालू मेहरा नाम हम लोग पढ़ते हैं, तो कालू मेहरा का नाम इस वजह से आप कई बारी अपनी किताबों के अंदर पढ़ लेते हैं कि भाई उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? वो कालू मेहरा थे। आप इस वजह से ये शब्द पढ़ते हैं। अच्छा, ये पॉइंट मैंने बोला है तो आप इसको लिख लीजिएगा नोट करके। कालू मेहरा का हम लोग नाम बोल रहे हैं तो इसको नोट करके लिख लें। उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन? कालू मेहरा को ही हम लोग बोलते हैं। तो ये देखो, इस तरीके से अलग अलग जगह पर इनका क्या हुआ? विस्तार हुआ। अब यहां से कुमाऊं में और फिर उधर भी हम लोगों ने देखा, तो ये उत्तराखंड के अंदर 1857 की कुछ चिंगारियां हमको देखने को मिलती है। अच्छा, अब इन सब का रिजल्ट क्या हुआ भाई? कुछ ना कुछ तो इसका, कोई भी घटना होगी तो उस घटना का आपको कुछ ना कुछ सामने रिफ्लेक्शन नजर आएगा। अब रिफ्लेक्शन कहां से दिखेगा? ब्रिटिशर्स की तरफ से। तो अब यहां पर एक लास्ट पॉइंट में हम लोग बात खत्म करेंगे अपनी इससे कि यहाँ इसके परिणाम या रिजल्ट क्या देखने को मिले। तो रिजल्ट में 1 2 3 करके हम लोग बात करेंगे। अच्छा, रिजल्ट परिणाम अगर होंगे जो इसके, तो वो किसकी? ब्रिटिशर्स की तरफ से कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे। इनके स्टेप तो हम देख चुके हैं, अब उधर से उनके भी तो स्टेप आने हैं। तो उधर से स्टेप लेने वाला कौन हो भाई? सबसे बड़ी जो संस्था थी उस टाइम, सबसे बड़ा जो आदमी था वो तो कुमाऊं के कमिश्नरी थे। तो यहाँ इस रिजल्ट में हम जितनी भी बात करेंगे वो सब की सब मिस्टर जो रैमजे थे, इन रैमजे के अंडर रह करके ही हम लोग देखेंगे। क्या क्या? पहली चीज, जो रैमजे थे, रैमजे ने जो नैनीताल था, जो इनकी बेसिकली कैपिटल बन गई थी, इस नैनीताल को चारों तरफ से अपने सैनिकों से पैक कर दिया था। नैनीताल को क्यों किया भाई? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि भाई जो हल्द्वानी था, हल्द्वानी में बरेली के अधिकारियों को आकर के छुपने की जगह मिली, लेकिन अब बरेली पर अटैक हुआ, सॉरी हल्द्वानी पर अटैक हुआ। तो फिर वहां से वो लोग फिर दोबारा से परेशान हुए। तो नैनीताल में वो जितने भी शरणार्थी थे, जितने भी लोग आए हुए थे, वो कौन लोग? वही जितने भी हम लोग एजेंट की बात कर रहे थे, हम लोग ऑफिसर्स की बात कर रहे थे, हम लोग कमिश्नर की बात कर रहे थे, या हम लोग टूरिस्ट की बात कर रहे थे, पर्यटकों की बात कर रहे थे, उन सभी के सभी लोगों को इन्होंने यहाँ पर प्रोटेक्शन दी। कहाँ? नैनीताल के अंदर। कि भाई साहब आप टेंशन मत लो, आप नैनीताल के अंदर हो, सुरक्षित हो। वहीं ये जितने भी सरकारी पद पर लोग थे, उनको साथ साथ में इन शरणार्थियों में उन सरकारी जो ऑफिसर थे, जो सरकारी अधिकारी थे, उनको सिर्फ रहने की जगह नहीं, उनको यहाँ पर वेतन भी दिया, उनको सैलरी भी दी कि भाई टेंशन मत लो, सैलरी तुमको वहां पे भी मिलती थी और सैलरी हम आपको यहाँ पर भी देंगे। ठीक है। अच्छा, वो अब बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि भाई उधर बहुत ज़्यादा खून खराबा हो रहा था, बरेली की तरफ भी लूटपाट बहुत ज़्यादा हो रही थी। इवन जो भाबर क्षेत्र में कोटा नाम का एक रीजन था, वहाँ तो जो रामपुर के निवासी थे, जो रामपुर आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर देखते हैं रामपुर,
रामपुरियों ने तो उस कोटा की तहसील को ही लूट लिया था, खजाने को ही लूट लिया था पूरा का पूरा। तो ये इस वजह से थोड़ा भय में थे, जिसकी वजह से लोग अलग अलग जगह से यहाँ पर आकर के बस गए थे। अच्छा, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको रिपीटेड नजर नहीं आ रही क्या? 1824 में हम लोगों ने देखा कि जो विजय सिंह थे, राजा विजय सिंह कुंजा बहादुर के, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही डिमांड उठाई थी कि इन फिरंगियों को यहाँ से भगाओ, इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ, इनको माल गुजारी बिल्कुल नहीं देनी है, इनको यहाँ पर टैक्स नहीं देना है, जैसे करके वो सारी चीज़ें कुछ ना कुछ रिकॉल हो रही हैं। वही चीज़ 1857 की क्रांति के अंदर देखने को आपको मिल रही है। दैट्स वाई हमारे यहाँ के इतिहासकार अब बोलने लगे कि भाई 1857 की क्रांति थी वो पहली क्रांति नहीं थी, 1824 में वो पहली क्रांति हो चुकी थी, उसको भी इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाना चाहिए। तो ये जो बात थी नैनीताल के अंदर सैनिकों को अपॉइंट करने की, ये बात आपको क्लियर हुई। अब दूसरी चीज, रेमजे साहब ने, चूंकि सैनिकों की बात की जाए तो लगभग इनके पास 200 के आसपास सैनिक ही थे, केवल 200। क्यों भाई 200 क्यों है? क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। आप यहां सबसे ज्यादा जो काम ले रहे थे वो मैंने आपको बताया था कि यहां पर रेवेन्यू पुलिस का एक कॉन्सेप्ट था, यहां पर एक राजस्व पुलिस का कॉन्सेप्ट था, जिसके माध्यम से ये यहां के जो आंतरिक मामले थे, इन आंतरिक मामलों को सुलझाया करते थे। और बाहर रख के लिए फौज की बड़ी जरूरत है नहीं थी, क्योंकि सब कुछ स्मूथली चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, जिसकी वजह से इनके पास सेना भी कम थी। तो अब सैनिकों की जरूरत पड़ी, तो सैनिकों की जरूरत पड़ी तो भाई साहब कहाँ जाएंगे? तो अब इनके सबसे पहले जो विश्वास पात्र होंगे वो होंगे गोरखे। गोरखों के पास पहुंचेंगे कि भाई साहब हमको सैनिक चाहिए। अब यहां से नेपाल के अंदर एक फौज की टुकड़ी का गठन किया जाता है, जो स्पेशली जो गोरखे लड़ाकू थे उन गोरखे लड़ाकुओं से मिलकर के बनाई गई थी। थे यहाँ के भी लोग, लेकिन उनकी संख्या थी नियमित रूप से कम, गोरखों की संख्या थी ज्यादा। और गोरखों पर ही इतना ट्रस्ट क्यों? क्योंकि वो चीज भी हम पहले देख के आ चुके हैं, इन्होंने गोरखों के साथ एक वो संधि भी करके रखी थी, और गोरखों के युद्ध स्थिति, युद्ध कौशल को भी देख के आ चुके थे कि किस तरीके से ये लड़ाइयां करते हैं गोरखे लोग। तो वो सब चीज देख करके एक टुकड़ी बनाई गई, और इस टुकड़ी का नाम रखा गया रणवीर सेना। रणवीर सेना मतलब ये रणवीर एक नाम है जो गोरखों के अंदर आप राजा का नाम पढ़ते हैं। क्लियर है? तो यहां से एक डिसीजन ये लिया गया भाई, सबसे पहले सिक्योरिटी के लिए सेना बनाई जाए। फिर एक डिसीजन और क्या लिया गया, अब मैं यहां पर नीचे 1 2 3 करके लिख रहा हूं भाई। और डिसीजन क्या लिए गए कि भाई एक काम कर लेते हैं, यहां पर हम उन लोगों को सम्मानित करेंगे, अवार्ड देंगे, सम्मानित करेंगे जो लोग अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों ने अंग्रेजों को क्या किया है, सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? क्योंकि उससे और लोगों के मन के अंदर बातें फैलेंगी कि भाई अंग्रेज बहुत बढ़िया हैं। अब समर्थन या फिर सपोर्ट करने वाले कैसे, कौन कौन लोग थे भाई? तो उसमें हम उन सब लोगों के नाम लिख देते हैं जिन जिन लोगों के नाम हमने अंग्रेजों के सपोर्ट में लिखे हैं अभी तक, जिसमें हम लोगों ने कालू मेहरा के ने जो पहले वाला जो दल बनाया था वो सभी के सभी नाम लिख देंगे। हम उसमें नरसिंह भी नाम लिखेंगे, नरसिंह। हम उसमें माधो सिंह का भी नाम लिखेंगे। बरेली में जागीर दी गई, पीलीभीत में इनको जागीर दी गई, सम्मानित किया अंग्रेजों ने, पीलीभीत में इनको जागीर दी।
इवन हम देखते हैं कि गढ़वाल के अंदर भी, मैंने आपको बताया गढ़वाल में तो वैसे इतना ज़्यादा प्रकोप देखने को नहीं मिला, लेकिन गढ़वाल के भी 2 जमींदार ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया और अपने पैसे से अपने जो गुर्गे थे, उनके गुर्गे कहने का मतलब जो उनके लठैत हुआ करते थे, लठैत कहने का मतलब जो बड़े बड़े जमींदारों को प्रोटेक्शन, उनके पुराने बॉडीगार्ड जो थे, उन्होंने अपने लठैतों को, जो गुर्गे थे, उनको गढ़वाल की सीमाओं पर अपॉइंट करवा दिया। भाई हम अंग्रेजों से पैसा नहीं लेंगे, हमारा जो रीजन है ये सुरक्षित बना रहे। तो उनमें पद्म सिंह और शिवराम सिंह, पद्म सिंह, शिवराम सिंह जैसे लोगों को इन्होंने पुरस्कृत किया। अब पुरस्कार काहे दिया? बिजनौर की रियासत, बिजनौर के गांवों को इन्होंने दान में दे दिया। अवार्ड दे रहे हैं भाई, भाई देखो आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हमने आपका सपोर्ट किया, हमने आपको ये चीज दे दी। एक चीज और भी है, सुदर्शन शाह और कुंदन लाल शाह, मोती राम शाह, इन लोगों को भी इन्होंने, सुदर्शन शाह जो कि टिहरी ने पूरा कंप्लीटली सपोर्ट किया था, टिहरी के जो राजा थे सुदर्शन शाह ने, प्लस एक 2 नाम और मैंने आपको अभी बताए हैं, इसमें कुंदन लाल शाह और मोती राम शाह, कुंदन लाल शाह, मोती राम शाह, ये भी थे। अच्छा, इन्होंने कैसा सपोर्ट किया? इन्होंने सपोर्ट किया भाई पैसे से, धन से, सेना से, इन्होंने फूड, खाद्यान्न से, जो खाद्यान्न प्रोडक्ट थे भाई, खाने की सामग्री बाहर से तो बंद हो गई है, इन्होंने उन चीजों से सपोर्ट किया। तो इन्होंने इन सब लोगों को सम्मानित करने का काम किया, और भी जो छोटे छोटे स्तर पर अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे उनको उन्होंने सम्मानित करने का प्रयास किया। अच्छा, मैंने आपको जो 2 चीज बताई है कि ऐसे करके 2 पार्ट बने थे, क्या अंग्रेज इतने बेवकूफ थे कि उन्होंने इनको सम्मानित किया? शायद रहे हो, क्योंकि मुझको ये जो बात पता चलती है, ये बात बद्रीदत्त पांडे जी के माध्यम से पता चलती है। बद्रीदत्त पांडे जी बोलते हैं कि इस तरीके से उनके 2 ग्रुप थे, उनमें से एक ग्रुप उनके एंटी तरीके से काम कर रहा था, लेकिन था वो उनके सपोर्ट में ही। ठीक है, अब ये कितनी बात सही है कितनी बात गलत है हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो एक चीज ये हुआ, प्लस यहां पर इन्होंने नैनीताल के अंदर ही क्या बनाई, कुछ जो बागी लोग थे, बागी कहने का मतलब जो 1857 की क्रांति के अंदर एनरोल थे, उनके लिए जेल बनाई यहां पर, प्लस फांसी देनी इसी वाले रीजन के अंदर। जो जेल थी, जेल के अंदर जो कैदी हुआ करते थे, कैदियों से वो काम लिया करते थे। काम कैसा? क्योंकि ये 1857 की क्रांति के दौर में उस समय आपके पास कूली तो नहीं थे, कोई सामान उठाने को तैयार नहीं था, चल रहा है जोर दबा करके बगावत, आप डायरेक्ट लोगों की नजरों में भी नहीं आ सकते, अच्छा अंग्रेजों का सामान उठा रहा है, और आप अंग्रेजों को मना भी नहीं कर सकते हैं, तो भाई साहब आप अंडरग्राउंड हो गए, मतलब कूली मिल ही नहीं रहे, तो भाई साहब अंग्रेजों को तो पैसे कूली के लिए जरूरत है, तो ये जो कैदी हैं, इन्हीं कैदियों को बोला जाएगा कि आप कूली का काम कीजिए, आपका काम अच्छा रहा तो आपको छोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से काम लिया जाता था अंग्रेजों के टाइम में। कोई कोई बोलता है ना कि अंग्रेजों के टाइम में तो कितनी तेज गति से विकास हुआ करता था, रेल की पटरी 10-10 हज़ार किलोमीटर एक साल के अंदर बना दी जाती थी। भाई फ्री में मिलता था, जेलों में से निकाल करके कैदियों पे काम करवाया जाता था, बेगारी तक होती थी। आज इतना काम करना है, 18 घंटे काम करना है, 20 घंटे काम करना है, आज की तरीके का सिस्टम नहीं था। उन्होंने जो भी काम किया अपने हिसाब से किया, अपने लिए काम किया। नहर ये जो
हम देखते हैं अपर गंगा प्रोजेक्ट, ये इतनी जल्दी बन के तैयार की गई, जिसको आज के टाइम में आप मतलब उस 200 साल पुराने और आज के टाइम को आप टाइम के स्लॉट में बराबर बना सकते हो। वो बराबर क्यों? क्योंकि आज आप मशीनरी का यूज करके उस टाइम स्लॉट में जा सकते हैं। अब उस टाइम हजारों हजारों लोगों को उन्होंने लगा दिया काम पे, करो काम, करना ही पड़ेगा। सारी की सारी जेलों को खाली करके नहर की खुदाई में लगवा दिया गया। ऐसे ऐसे काम बहुत सारे हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के टाइम में। तो ये एक सिनेरियो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के टाइम में जो बाद में एक रिजल्ट के तौर पर, एक परिणाम के तौर पर देखने को आपको मिला। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, और बाकी जो रीजन थे, बाकी जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में वहां की जो जनता थी, जनता ने सपोर्ट किया इस आंदोलन का, लेकिन यहां जनता ने सपोर्ट क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि इससे बहुत बदतर किस्म का जो राज्य था या फिर शासन था, वो गोरखों का झेल के आ चुकी थी यहाँ की जनता। गोरखों के कंपैरिजन में अंग्रेज यहाँ की जनता को बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई नहीं नहीं नहीं, तो बहुत बढ़िया है, रेमजे साहब हमारे साथ मंडवे की रोटी खा रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया है, हमारे पास हमारे खेत खलियानों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भाई ये तो आदमी बहुत बढ़िया है। तो इस वजह से यहाँ की जो जनता थी, गोरखों के कंपैरिजन को अगर देखा जाए तो यहाँ की जनता ने सक्रिय रूप से यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो डायरेक्ट नहीं आई है, आई नहीं वो जनता। यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर एक तरीके से शांति का माहौल सा देखने को मिला है हम लोगों को इस 1857 की क्रांति में, बस सिर्फ इन कुछ घटनाओं को अगर हम लोग छोड़ दें तो ये था एक 1857 रिवॉल्ट, स्पेशली इन उत्तराखंड। ये एक सिनेरियो था। अब यहाँ से हमारे पास एक छोटा सा और पोर्शन बचता है, जो स्पेशल जो ब्रिटिशर्स थे, ये अंग्रेज थे, इन अंग्रेजों की पॉलिसीज़ क्या क्या थी। पॉलिसीज़ कहने का मतलब शिक्षा नीति कैसे। अभी तक हम लोगों ने हर एक के बारे में बात की है, हर अलग अलग कमिश्नर के टाइम ड्यूरेशन में बात की है, लेकिन अब हमें उनको सबको एक कंपाइल कर देते हैं कि भाई इनका सेना का स्ट्रक्चर कैसा था, इनकी शिक्षा नीति कैसे थी, इनकी लाइसेंसिंग नीति कैसे थी, इनकी फॉरेस्ट पॉलिसी कैसे थी। अब वो एक हॉलिस्टिक वे में इनकी कंप्लीट एक पॉलिसी वाला सिस्टम हमको देखना है। जहाँ पॉलिसी वाला सिस्टम देखा आपने और इन बैकग्राउंड को आपने समझा, तो फिर आपको यहाँ के आंदोलन समझने में देर नहीं लगेगी, बहुत तेज़ी के साथ वो आंदोलन कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा। थैंक यू।